रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। ठीक है, और इसमें लिख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, जो मर्जी जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अच्छा, आपने वैसे जो रिफ्लेक्शन पढ़ रखा है वही चीज है यहाँ पर, बट हमें थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाना है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपने लिखा द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिख लो आप नंबर 1, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is equal to angle of reflection. The angle of incidence is equal to angle of reflection, that is I is equal R, angle I is equal to angle R. ये आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था पहले भी, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा था, लिखो the incident ray, comma reflected ray, the incident ray, the reflected ray and normal all lie in the same plane, and normal all lie in the same plane. इसमें से हम जो फर्स्ट लॉ है उसको तो हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं डायग्राम बना के, बट जो सेकेंड लॉ हम बोल रहे हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, हम उसे यहां नहीं दिखा सकते, ठीक है। उसे हम लिख देंगे कि एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी प्रूव, ये प्रूव किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली, और जब आप डायग्राम बनाओगे उस डायग्राम से भी कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको आज बता रहा हूं, तो आप लिख लो प्रूफ, इसी का प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट का ही प्रूफ चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले हमें चाहिए एक ऐसा सरफेस जिस पे लाइट टकरा कर वापस आ सके, बाउंस बैक हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज अ प्लेन मिरर, आई थिंक क्लियर हो रहा है, प्लेन मिरर है यहां पर। अब यहां पर अगर कुछ रेज आ रही हैं, कुछ पैरेलल रेज, देखो हम यहां पर वेव फ्रंट भी शो करेंगे, और वेव फ्रंट दिखाने के लिए मुझे एक से ज्यादा रेज की जरूरत पड़ेगी, वेव्स की जरूरत पड़ेगी, और मैं उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं कुछ रेज आ रही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कुछ इस तरह से चली, ये पैरेलल रेज है आई। अब ये जो चली थी वो एक ही जगह से चली, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड नेम दे सकते हो। ये आ रही है, एक ही मीडियम में चल रही है, तो सबकी जो स्पीड है वो सेम है, और इक्वल टाइम में सभी इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी। ये यहां से चलने के बाद जब ये यहां टच हो गई, इसके बाद उसे रिफ्लेक्शन करना है, हमें पता है। अब जैसे ही यहां टकरा गई, मैंने सबको रोक दिया, तो सारों ने इकट्ठा ही डिस्टेंस कवर किया होगा कि आगे पीछे होंगे, सभी इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो मैंने जैसे इसको यहां रोक दिया, तो मैंने सबके उस लास्ट पॉइंट को, यहाँ ये पार्टिकल्स है, वैसे मैंने आपको बताया होगा these are the particles vibrating in the same phase, अगर इन्हें मिला दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट। ये हमें मिल गया वेव फ्रंट, तो इसे मिला देता हूं, दिस इज द वेव फ्रंट। ये हमारा वेव फ्रंट बन गया। इसको थोड़ा डार्क भी दिखा दो, ये आप कह सकते हो इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट, अभी ये गिरेगा इस मिरर के ऊपर, ये डलेगा पूरा का पूरा वेव फ्रंट। देखते हैं उसके बाद इसके साथ क्या होने वाला है। बताओ यहां तक क्लियर हो रही है बात। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो ए, इस पॉइंट को नाम दे सकते हो बी। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा ये एंगल 90 डिग्री का है, बाद में शो कर देंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जब ये पहले वाली रे इससे टकराएगी तो क्या होगा, इसके साथ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है। यहां मैं एंगल भी शो कर देता हूं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी इससे टकराएगी। अच्छा जब ये यहां टकराएगी तो टकरा के ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बट अभी ये तो टकराई नहीं, ये कहां जाएगी, ये तो सीधी चलती रहेगी। ये कब तक चलती रहेगी, जब तक वो ना टकराए। लॉजिक क्लियर है। अब एक चीज समझो, जब ये ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, चलने दो,
चलने के बाद ये तो टकरा गई मगर ये नहीं टकराई, तो ये तो ऐसे आ जाएगी। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, ये पाथ क्लियर हो रहा है। देखो कि ये आई, ये टकरा गई, इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है मगर ये अभी ऊपर है, अब ये चलती रहेगी ऐसे। अब मुझे उतना डिस्टेंस, उतने टाइम का डिस्टेंस लेना है जितने टाइम के अंदर ये यहां से यहां तक टकरा जाए। अब देखो जितने समय में ये यहां से यहां टकराएगी ये भी डिस्टेंस कवर करेगी। अब मुझे ये बताओ क्या ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे? अगर इतने डिस्टेंस कवर होगा तो ये भी तो उतना डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सेम मीडियम में है और सेम मीडियम में स्पीड नहीं बदली है। अब जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, तब तक इसके साथ क्या हुआ, तब तक ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। सपोज करो ये इतना डिस्टेंस कवर किए, यहां रुक गई, तो इतना ही डिस्टेंस पे रोक दिया, तो यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस इक्वल है। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? इसमें रिफ्लेक्शन हो चुका है, इसमें अभी नहीं हुआ है, अब होगा इसमें, ये बाद में दिखा देंगे, ठीक है। मुझे लॉजिक बता दो, क्लियर हो गया? अब उतने समय में ये भी तो चल रही होगी, तो तुम्हें देखी नहीं, ये भी देख लेते हैं कि यहां पर टकराई, टकरा के ये इधर चली गई होगी, बट मैंने कहा कि ये डिस्टेंस एक ही कवर करेंगे, तो ये हमने यहां पर रोक दिया। जितना यहां से यहां कवर हुआ उतने यहां से यहां कवर हुआ। लॉजिक क्लियर हो रहा है? अब जब आपने इनको मिलाया तो आपने एक स्ट्रेट पाथ बना दिया। स्ट्रेट पाथ बोल रहा हूं, एक आपने इसका वेव फ्रंट बना दिया। ये रिफ्लेक्शन के बाद का वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्शन से पहले का वेव फ्रंट है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद चली जाएंगी जहां जाना होगा, एक ऐसी सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, सेम। आई थिंक क्लियर हो गई बात। ये आपका बाद का वेव फ्रंट है, टकराने के बाद का। नेमिंग कर देते हैं, इसको मैं ए डैश बोल देता हूं, इसको बी डैश। तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये एंगल मैं 90 डिग्री बोल रहा था, तो इधर भी एंगल 90 डिग्री है और इधर भी एंगल कितनी डिग्री है? 90 डिग्री है। अब दिखा देते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है। अब यहां पर शो करो, ये अगर नॉर्मल है तो ये वाला एंगल जो होगा ये आर होगा। फिर मैं शो करना चाहता हूं और एंगल कहां कहां है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों में एंगल कितनी डिग्री है? इस समय 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। जब ये वाला पेन आई घूमेगा तो ये वाला पेन कितना घूमेगा? आई ही घूमेगा। देखो ऐसे, क्योंकि ये जो डैश लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये भी तो नॉर्मल है, तो ये ऐसे आ गई। जब ये पेन आई चला तो ये भी आई चल के इधर आ गया। इसका मतलब ये जो एंगल है वेव फ्रंट वाला एंगल, ये भी आई है। इसी तरह मैं यहां पर लॉजिक क्लियर करूं, जैसे ये है, ये अभी आपस में कितने डिग्री है? कौन से वाला दिखा सकते हैं? ये लाइन थोड़ी सी आपको टेढ़ी नजर आ रही होगी, इसके 90 पे नहीं नजर आ रही ना, थोड़ा सा डायग्राम बनाना सही तरीके से। अब देखो नजर आ रही है, ये अगर पेन आर घूमेगा ऊपर तो ये वाला पेन भी आर घूमना चाहिए, मतलब ये एंगल भी कितना होना चाहिए? आर होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया है। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पे मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल का नाम है ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, और एक ट्रायंगल का नाम है ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। लॉजिक क्लियर है? दोनों ट्रायंगल में ये एंगल तो एक जैसा है, एंगल बी इक्वल है एंगल बी डैश के, और दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। एक एंगल बराबर, एक साइड कॉमन है दोनों में, ये वाली साइड ए डैश इसमें भी और ए डैश इसमें भी, ये कॉमन है। एक और चीज देखो, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस एक जितना है। आपने बताया था बी ए डैश इक्वल है ए बी डैश के। बताओ ये, जब ये सारी साइड्स ही बराबर हो रही हैं, एंगल भी बराबर हो रहे हैं, तो ये ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर ट्रायंगल। तो बचा हुआ एक एक एंगल कौन सा? ये आई और ये आर भी इक्वल होने चाहिए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया इस डायग्राम से। तो दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द वेव थ्योरी। और सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए यहां से। क्लियर है लॉजिक? अब एक काम करो, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो और डायग्राम का स्पेस छोड़ दो। ये डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा क्योंकि टाइम लगेगा इसको बनाने में। आप लिख लो इसके बारे में, लिखो लेट ए बी, लेट ए बी
गिवन इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसके सामने लिखो, एरो डाल के लिख लो, जैसे मर्जी लिखो, इक्वल का साइन डाल के लिख लो। गिवन इंसिडेंट वेव फ्रंट, गिवन इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे लिख लो, आई, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर आप इसे वैक्यूम मान के चल रहे थे इस मीडियम को, और इधर ये मिरर लगा हुआ था, तो यहां स्पीड c होगी। इमेजिन कर लेते हैं c स्पीड है, यहां पर लिख लो c, ये लिखो वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। ये सिर्फ इसलिए है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो a b डैश डिस्टेंस है और b a डैश डिस्टेंस है, ये है कितना। आपको पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो c इनटू t हो जाएगा। जैसे आपने वेव फ्रंट में डिस्टेंस निकाला था c इनटू टी, टी टाइम में c कितना डिस्टेंस कवर करेगी स्पीड, तो वो चीज दिखाने के लिए, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। एक पैराग्राफ बना के लिखो, रे 3, दिस वन, इस थर्ड रे की बात हो रही है। रे 3 moves from B to A dash, B to A dash, B to A dash in time small t, full stop. So B A dash कितना होगा, अगर वो c स्पीड से चल रही है, t टाइम में b a डैश होगा c इंटू टी, तो लिख दो सो b a डैश इज इक्वल टू c इंटू टी। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रे 1, अच्छा रे 1 को देखो, ये फर्स्ट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से कहां जाएगी, a से b डैश जाएगी। After reflection, ray 1 moves from A to B dash in same time, moves A to B dash, A to B dash in same time small t, लिख लिया। So AB dash ये कितना है, C into T, same distance। वैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पर बी ए डैश इक्वल है ए बी डैश के, और दोनों किसके बराबर आ चुके हैं, सी इंटू टी, दोनों इक्वल है। क्लियर। इसके बाद लिखो देयरफॉर ए डैश बी डैश, नजर आया कहाँ है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या चीज है ये, वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन के बाद का। ए डैश बी डैश विल बी दी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, will be the reflected wave front, यहां पे लिखो from triangles as it is नोट कर लो, पहले तो यहां तक as it is नोट कर लो। जब यहां तक कर लोगे तो लिख दोगे so triangles are similar, therefore अब लिख दोगे एंगल I is equal to एंगल R। क्लियर है। ये आपने क्या किया, आपने किया था प्रूफ फर्स्ट, आपने फर्स्ट प्रूफ कर दिया। सेकंड प्रूफ को बस डायग्राम से ही समझ लो। ये जितने भी चीजें आपने बनाई हैं इस बोर्ड पे बनाई है, इसका मतलब ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, ये जो पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड है,
अब ये चीज कोई ऐसा थोड़ी ना कि ये सिर्फ लाइनें हैं, ये कुछ ना कुछ प्लेन है। मतलब जब आप कुछ लाइन लोगे, मिरर कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा होगा। ये चीजें जो मैंने यहाँ पर ऐसे बनाई है, एक्चुअल में कुछ है, ये स्पेस है, बोर्ड के बाहर भी है कुछ। जब आप कुछ लाइनों को शो कर रहे होंगे तो लाइनें जब जा रही होंगी 3D में, उसका प्लेन ऐसे होगा। अगर ये एक प्लेन है और ये बोर्ड है तो इनमें आपस में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। दोबारा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये तो आपने मिरर कभी ऐसा होता है, मिरर तो ऐसा होगा जिसपे कुछ डलेगा, यहाँ पे मैं अपनी इमेज देखूंगा, ऐसा होगा। ये ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये कुछ ना कुछ है। 2D 3D बताओगे इस चीज को। अब ऐसे है तो रेस तो ऐसे आ रही होंगी, और जब उनको यहाँ पे टकराओगे तो प्लेन ऐसे होगा कुछ ना कुछ। तो वो चीज, ये सारी चीजें, चाहे आप मिरर की बात करो, चाहे इनकी वेव फ्रंट की बात करो, ये सारे इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल है। तो इस पे नॉर्मल है, मतलब ये सारे के सारे एक प्लेन में है। क्योंकि सारे ही नॉर्मल है तो उसका मतलब सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही तो सेकंड प्रूफ है। तो सेकंड में यही बोलोगे आप कि ये सारे के सारे एक प्लेन में कैसे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें जो आपने इमेजिन की हैं, ये मिरर भी, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट, ये सारे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब वो जो चीज है जिसके परपेंडिकुलर है वो एक ही प्लेन है, तो वो सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। बताओ बात क्लियर हो रही है? तो राइट डाउन, लिखो इसमें, लिखो प्रूफ 2। जैसे प्रूफ 1 लिखा, प्रूफ 2 लिख लो। लिखो द इंसिडेंट वेव फ्रंट, डायग्राम में बाद में भेज दूंगा आप। द इंसिडेंट वेव फ्रंट, स्पेस छोड़ देना बस, इसका स्पेस छोड़ देना, वो बाद में बना लेना। द इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मिरर है ना, इस मिरर को भी एक नाम दे दो, एम डैश, मिरर का भी नाम रख दिया, कोमा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर ए बी के बाद क्या बोलूं? आपने लिखा द इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी कोमा द रिफ्लेक्शन सरफेस, लिखो रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलो, जो रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन सरफेस एम डैश, एंड द रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, all are perpendicular to the plane of paper, all are perpendicular to plane of paper। आप plane of paper लिख सकते हो, plane of board लिख सकते हो, full stop। therefore all are perpendicular to the plane of paper, full stop। therefore incident ray comma normal to mirror and reflected ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। बात क्लियर हो गई है? all lie in the same plane। तो देखो यहां फर्स्ट यहां से है, यहां चली गई थी, सेकंड यहां से है, यहां चली गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, थर्ड यहां से है, यहां चली गई। ठीक है, ये डायग्राम आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप बना लो। क्लियर हो गया आपको? ये बोर्ड में पूछा है, मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया। अब आपको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द वेव थ्योरी। नेक्स्ट डायग्राम आप बाद में बना लेना आराम से, इसको जल्दबाजी में मत बनाना, ये जल्दबाजी में बनेगा भी नहीं, सही बताऊं। आप प्रॉपर स्केल यूज करोगे तब जाके ये सही बन पाएगा, वरना ये गलत हो जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। पहले रिफ्लेक्शन था, अब रिफ्रैक्शन। जो हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं उसमें हमने कुछ चीजें भी ऐड की है। वैसे तो हम फर्स्ट में तो ये पढ़ते थे, whenever a ray passes from one medium to the another medium, maybe rare to denser, denser to rare, the velocity and wavelength changes। ठीक है, वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, चेंजेस।
बट द फ्रीक्वेंसी एंड द फेस और यू कैन से एनर्जी डू नॉट चेंज, ये चीजें चेंज नहीं होती। बट वो चीज इसमें यहां पर हम नहीं लिख रहे हैं, वो हमने एक्स्ट्रा में लिखी है। मेन में आ जाता है स्नेल्स लॉ, जो हमारा बेसिक जो रिफ्रैक्शन का लॉ है वो है स्नेल्स लॉ। और दूसरी बात तो आप वही सेम लिखते हो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसे ऐसे ही लिखोगे सेम, क्योंकि उसमें जो इंसिडेंट रे होगा, जो सरफेस होगा, वो सारे नॉर्मल टू द प्लेन है, इसलिए वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या करें, लिखो सबसे पहले लॉ में लिखो नंबर 1, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी में लिखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the refractive index mu is equal sin I by sin R, that is the Snell's law। सिंपली आपने लिख दिया। सेकंड में लिखो इंसिडेंट रे comma normal to interface, normal to interface and refracted ray all lie in same plane, all lie in same plane, all lie in same plane। प्रूफ फर्स्ट कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक को समझ गए थे पहले ही रिफ्लेक्शन में, और रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ रे ऑप्टिक्स में, तो अब वो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। अब जस्ट आपको उसको 3D में बना के दिखाना है। इसे वैसे 3D बोलेंगे, हम तो इसमें 2D में बना रहे हैं इसे, वैसे ये डायग्राम 3D का ही है। अब कैसे होगा, पहले मुझे चाहिए था एक मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब मुझे चाहिए कोई मीडियम का इंटरफेस। ठीक है, मतलब जो दो मीडियम को अलग कर रहा है वो चीज मुझे यहाँ पर दिखानी होगी। सपोज दिस इज द इंटरफेस जो दो मीडियम को अलग कर रहा है। ऊपर हम मान के चलते हैं रेयर मीडियम, मीडियम फर्स्ट, और एक मान के चलते हैं डेंसर मीडियम सेकंड। क्लियर? सेम क्या होगा, कुछ रेज आएंगी, सपोज करो कुछ रेज आई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेम वही चीज है। फर्स्ट रे है, सेकंड रे है, थर्ड रे है। जैसे ही ये रे, फर्स्ट रे इसे टकराई, मैंने सबको रोक दिया, इसका मतलब ये सेम डिस्टेंस कवर कर रही होंगी, तो इनको मैंने मिला दिया, तो मेरे पास ये क्या मिल गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट मिल गया। दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इसका नेम भी हम ए बी रख देते हैं, दिस इज ए बी। ठीक है, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां तक क्लियर है? ठीक है, सेम वो चीज है। इसके बाद क्या है, अब की बार आपको क्या करना है, नीचे मीडियम में आना है, क्योंकि पहले तो टकरा के चले गए थे, अब आपको दूसरे मीडियम में आना है, और आना भी कैसे मीडियम में है, डेंसर में। अच्छा, इस मीडियम में सपोज करो स्पीड को मैं c1 लिख देता हूं। ठीक है, बाद में कैलकुलेशन में b1 लिखूं, कुछ भी वो समझा दूंगा मैं, अभी मैं इमेजिन कर रहा हूं c1 में। ठीक है, और t टाइम के अंदर ये यहां आ जाएगी, t टाइम के अंदर, तो ये डिस्टेंस कवर होगा c1 इंटू टी। बताओ पहली बात क्लियर है? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना कवर हो जाएगा t टाइम में, बट उतने ही टाइम में ये तो एंटर कर जाएगी जो फर्स्ट रे है, मगर उसे थोड़ा सा बेंड भी होना है। अच्छा, ये अगर डेंसर है तो मुझे बताओगे कि स्पीड घटी या बढ़ी है? घट गई है, क्योंकि वो डेंसर में चलेगी तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगी, तो इसकी स्पीड यहां मान लेता हूं c2, और t टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर होगा c2 इंटू टी, बट वो कम होगा इस वाले डिस्टेंस से। तो जब भी डायग्राम में आप शो करोगे, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम दिखाना, और साथ ही साथ थोड़ा रिफ्लेक्शन भी दिखाओ। मतलब उसे जाना तो चाहिए था सीधा, बट उसे थोड़ा बेंड करना पड़ेगा टुवर्ड द नॉर्मल, तो वो थोड़ा बेंड हो जाएगा। सपोज कर ले, जब तक ये यहां से यहां पहुंची, यहां तक पहुंची, तब तक ये बेंड करके यहां पहुंच चुकी थी, बस इतना ही डिस्टेंस इन्हें कवर किया था कंपैरेटिवली। बताओ लॉजिक क्लियर है? ठीक है, उस समय इसके साथ क्या हुआ होगा, ये भी
एंटर करके थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। नहीं वो पता चल गया वो जिसने भी किया हो तो बिजी है, बाकी कर लेते हैं दोबारा फिर देख लेंगे, जरूरी होगा। अच्छा यहाँ बताओ ये बात क्लियर होगी। अब आपने इसे रोक दिया, सबको रोक दिया और उनके वेव फ्रंट को मतलब वेव फ्रंट बना दिया, तो इन्हें मिला देते हैं। ये तो ये आपके पास आ गया रिफ्रैक्टेड वेव। आई थिंक लॉजिक क्लियर हो गया है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जैसा जाना चाहती है ऐसे जाने दो, ये जाते रहेंगे उसी एंगल, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने यहां दिखा दिया, मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां शो कर रहा हूं, दिस वन, ठीक है भाई। इसका नाम ए बी था, इसका नाम रखते हैं ए डैश बी डैश। ये एंगल कितने डिग्री बताया आपने 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है C2 इंटू टी, और ये डिस्टेंस कितना है C2 इंटू C1 इंटू टी, ये था C2 इंटू टी। बताओ लॉजिक क्लियर है। अब मुझे प्रूफ तो स्नेल्स लॉ करना है। अब स्नेल्स लॉ कैसे प्रूफ करें, अब सबसे पहले मुझे इस ट्रायंगल के अंदर एंगल चाहिए, वही लॉजिक में लगाने वाला हूं सेम। जैसे ये एंगल कितने डिग्री है, आपस में दोनों 90 डिग्री पर है। ये पेन अगर आई रोटेट करेगा तो ये पेन कितना करेगा, आई ही रोटेट करेगा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, आई है। इसी तरह यहां पर आ गया दिस वन, अगर ये पेन आर रोटेट करेगा तो ये पेन आर ही रोटेट करेगा, तो ये एंगल भी हो जाएगा आर। अगर मैं आपको सिंपली बताता ना ऐसे कैलकुलेशन करके लाइनें लगा के, तो टिपिकल सा हो जाता, ठीक है। यहां से सिंपली समझ आ रहा है कि ये एंगल आई है तो ये आई क्यों है, ये एंगल आर है तो एंगल आर क्यों है। तो दो ट्रायंगल मेरे पास आ चुकी है फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल मैंने ले ली। अच्छा स्नेल्स लॉ में मुझे साइन आई और साइन आर चाहिए होता है, और मैं थोड़ा बेसिक भी बता दूं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एक मीडियम फर्स्ट था दूसरे में जा रहा है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आप बात करते हो, तो यहां पर इसका आंसर होता है v1 बाई v2, मतलब c1 बाई c2 यहां पर हमने जो लिया है, ठीक है। ऐसे आप सोल्व करके निकालते थे जब आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। वैसे इसे लिखते ऐसे थे ना μ2 बाई μ1, फिर वैल्यू पुट करके ये आ जाता है। तो थोड़ा बेसिक मैंने पहले बता दिया। अब यहां पर ये चीज पहले साइन आई निकाल लेते हैं। साइन आई, अगर आप यहां साइन आई निकालना चाहते हो तो ये एंगल इसके साथ है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बी ए डैश अपॉन ए डैश। लॉजिक क्लियर हुआ। इसी तरह साइन आर की वैल्यू यहां निकालो। अब यहां देखो इस पे एंगल, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए बी डैश अपॉन ए डैश। आई थिंक क्लियर हो रही है बात। ये वैल्यू क्योंकि मुझे साइन आई बाय साइन आर करना पड़ेगा स्नेल्स लॉ में, तो नाउ साइन आई बाय साइन आर विच इज आई में कर ले हैं बी ए डैश इंटू ए बी डैश ए डैश, ये कैंसिल हो गया, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। तो क्लियर है यहां तक। और आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन आई बाय साइन आर विच इज, अच्छा बी ए डैश कितना है, बी ए डैश तो C1 टी है, C1 इंटू टी है। अच्छा ए बी डैश C2 इंटू टी है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो C1 बाय C2, और C1 बाय C2 मैंने बताया था ये होता है दैट इज साइन आई बाय साइन आर विच इज μ2 बाय 1, जिसको आप सिंपली म्यू लिख सकते हो। दिस इज द स्नेल्स लॉ, आपने स्नेल्स लॉ प्रूव कर दिया। Hence sin I by sin R which is equal to this is the Snell's law. प्रूफ हो गया, ठीक है, बड़ी कोई बात नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अच्छा लिखो इसमें थोड़े सा क्या लिखना है, लिखो लेट ए बी, इसके सामने लिखो इंसिडेंट वेव फ्रंट, एरो डाल के, ये इक्वल डाल के इंसिडेंट वेव फ्रंट।
एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नीचे लिखो C1, एरो डाल के लिखो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यहां हमने दो मीडियम मान लिए ना, फर्स्ट एंड सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम C2, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं। देखो थर्ड रे जब D से A' पर जाएगी तब तक फर्स्ट रे रिफ्रैक्ट होकर A से B' पर पहुंच जाएगी, ये बातें हमने बतानी है। एक पैराग्राफ बनाओ। रे 3 मूव्स फ्रॉम B to A', रे 3 मूव्स फ्रॉम B to A' in time t, small t, in time t, in first medium, full stop, therefore ऐसे लिख लेना BA' which is equal C1 into T। ठीक है, एक नेक्स्ट पैराग्राफ बना सकते हो। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रे 1 की मैं बात कर रहा हूं, आफ्टर रिफ्रैक्शन रे 1 मूव्स फ्रॉम A to B', आफ्टर रिफ्रैक्शन रे 1 मूव्स फ्रॉम, पेन है भाई एक्स्ट्रा किसी के पास? रे 1 मूव्स फ्रॉम A to B' in the same time t, A to B' in the same time t, therefore BA' is equal C2 into T। गलत लिख दिया ना, आपको लिखना है AB' है ना, AB' is equal to C2 into T। आपने लिखा आफ्टर रिफ्रैक्शन रे 1 मूव्स फ्रॉम A to B' in the same time t, therefore AB' which is C2 into T, full stop। उसके बाद नीचे एज इट इज नोट कर लो, फ्रॉम ट्रायंगल दिस वन आपने स्नेल्स लॉ प्रूफ किया। बस डायग्राम का स्पेस छोड़ देना, ये आप बाद में करना, मैं सेंड कर दूंगा। आज तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा, है ना? आज आसान लग रहा होगा क्योंकि एक बार थोड़ी सी बात इसके बारे में हो गई है। इसे नेक्स्ट भी कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हमने इंटरफेरेंस करना है और फिर डायफ्रैक्शन, बड़ी जल्दी हम खत्म कर देंगे, बट आगे के बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन बने हैं उनसे। यहां तक के क्वेश्चन मैं आज आपको सेंड करूंगा, वो एक बार बस गो थ्रू हो जाना, पढ़ लेना उसका कि भी यही पूछा है जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, यही पूछे हुए हैं अलग अलग लैंग्वेज में।
ये प्रूफ फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्रूफ किया हमने अब, ठीक है। और प्रूफ सेकंड में हमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखेंगे डायग्राम बता रहा है एज पर डायग्राम। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, जैसा हमने पहले एक्सप्लेन किया था। तो प्रूफ सेकंड में थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो। इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर ये चीज मैंने एक्स्ट्रा में लिखी है। It is clear from figure that incident ray, comma normal to the interface, interface का भी नाम लिख सकते हो, ये XY, normal to interface XY and refracted ray. It is clear from figure that incident ray, comma normal to the interface XY and refracted ray all lie in the same plane. Normal to the interface XY. हाँ जी, आपने लिखा था इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंटरफेस XY and refracted ray all lie in the same plane. तो एक कंसेप्ट आपने खत्म कर दिया भाई, वेव फ्रंट का कंसेप्ट खत्म हो गया। एक नया कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिससे आगे इंटरफेरेंस बनेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो इसको थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं। सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोज, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। इसमें देखो हम अगर वेव्स की बात करें, वेव दो तरह की आपने पढ़ी है, एक ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ी है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ी है। तो जब वेव्स की अगर बात करें हम, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है तो लाइट से रिलेटेड चल रहा है और वहां पर ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। जब एक वेव दूसरी वेव के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है तो एक रिजल्टेंट वेव बनती है, एक नई तरह की वेव बनती है। तो उस नई तरह की जो वेव बनेगी उसका जो मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड उसे बोलते हो आपकी। जैसे अगर मैं ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लूं, एक मेरे पास ये वेव है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है ये ए है, ठीक है। एक और मैं वेव बना देता हूं यहां पर, ये देखो सेकंड वेव है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बी है, दोनों का डिफरेंट नजर आ रहा है। अगर ये दोनों वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाए, मिक्सअप हो जाए, तो एक नई तरह की वेव बनने वाली है। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है सुपरपोजिशन। एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन टू और मोर वेव्स superimpose on one another, then the displacement, इसे displacement बोल सकते हो, displacement of the, that is the displacement of the resultant wave will be the vector sum of the displacement of the two waves। मतलब जो नई वेव आएगी उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, that is the मैग्नीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो इनके वेक्टर सम के बराबर होगा। अब मैं वेक्टर सम क्यों बोल रहा हूं, इसका भी एक लॉजिक है। दो तरह के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, एक होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल वर्ड नहीं लगाएंगे वहां पर, सिर्फ लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जैसे ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है। जब क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिल जाए, मतलब दोनों को जोड़ दो, क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिले, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा। ये प्लस हो गए, क्रस्ट में क्रस्ट जुड़ा तो क्रस्ट का साइज बढ़ गया, ट्रफ में ट्रफ जुड़ा तो ट्रफ का साइज बढ़ गया। लॉजिक क्लियर है? तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसी तरह सपोज करो आपके पास एक ये वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a है और एक और वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ये है, अब की बार b। अब की बार देखो ये क्रस्ट है और ये पहला ट्रफ पड़ रहा है, इसका मतलब जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो क्रस्ट में ट्रफ ऐड हो रहा है और इनकी डायरेक्शन उल्टी है। यहां मैं वेक्टर वर्ड यूज कर रहा था क्योंकि मैं वेक्टर सम करने वाला हूं। तो अब जो आपका रिजल्टेंट होगा
वो रिजल्टेंट होगा थोड़ा कम, क्योंकि वो आंसर होगा a माइनस बी के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये चीज चली जाएगी तो ये इससे भी कम हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है? इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का सिंपल मतलब हो गया, जब आप दो या दो से ज्यादा वेव्स को मिलाते हो, उनका अपना एक डिस्प्लेसमेंट है, अपना एक एम्पलीट्यूड है, जो नई रिजल्टेंट वेव बनती है उनका जो नया एम्पलीट्यूड बनेगा वो उनके वेक्टर सम के बराबर होगा, उनके अलग इंडिविजुअल जो एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के बराबर होगा, ये आप कह सकते हो। लॉजिक क्लियर है? नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, when two or more wave motions, आप उसे वेव की जगह वेव मोशंस भी बोल सकते हो, when two or more wave motions traveling through a medium superimpose one another, traveling through a medium superimpose one another, comma, a new wave is formed, in which resultant displacement, मैं यहां रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को y वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ब्रैकेट में लिख लेना y वेक्टर, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y वेक्टर, ऐसे लिख दो। एट एनी इंस्टेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y वेक्टर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू दी vector sum of the displacements, due to individual wave, ब्रैकेट में लिख दो, जैसे पहले की y1 होगी, दूसरे की y2 होगी, इस तरह से जितने भी वेव्स होंगी उनकी बात कर रहे हैं हम, चाहे y1 बोल रहे हो, y2, y3, y4, ठीक है, इंडिविजुअल वेव। ब्रैकेट में लिखो एट दैट इंस्टेंट, ये ब्रैकेट में लिखने के बाद उसके बाद लिखो एट दैट इंस्टेंट। मतलब क्या है, हमने क्या बोला है, हमने बोल दिया कि जो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, इन सभी डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर, मतलब वो इक्वल है y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 एंड सो, इस तरह से आपने ऐड कर दोगे। तो लॉजिक क्लियर है? जब हम करेंगे आगे सॉल्यूशंस, वहां पर ज्यादा दो ही वेव को सॉल्व करेंगे, एक वेव होगी दूसरी वेव होगी, रिजल्ट निकालेंगे, सॉल्यूशन करने हैं हमें आगे। बताओ बात क्लियर है? अब ये सुपरपोजिशन मैंने कहा दो तरह के हैं, एक बोला कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। एक सब हेडिंग बना लो, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। हाँ जी, टाइप कह सकते हैं, इसके टाइप्स ही हैं। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन लिखो, व्हेन क्रस्ट, ये पार्ट ऊपर वाला क्रस्ट है, नीचे वाला ट्रफ है, व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव, when crust of one wave falls on crust of the other, when crust of one wave falls on the crust of other, comma, the amplitude of the resultant wave, is the sum of the amplitudes of
the amplitudes of two waves. आपने लिखा when crust of one wave falls on crust of the other, comma the amplitude of the resultant wave is the sum of the amplitudes of two waves. पहला डायग्राम बनाएगा, इसको स्पेस छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद लिखो डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिल रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसमें लिखो व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ, when crust of one wave falls on trough of the other, comma the amplitude of resultant wave is difference। मैंने बोला when crust of one wave falls on trough of the other, comma the amplitude of resultant wave is different या difference is difference। आपने लिखा the amplitude of resultant wave is difference of the amplitudes of the two waves। पहले आपने sum लिखा था, अब आपने difference लिख दिया, difference of the amplitudes of the two waves। ये सेकंड डायग्राम, ये बना लो, दोनों डायग्राम बना लो। आप सिंपली y1 y2 ना लगाओ, आप y भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब जो एम्पलीट्यूड है ऊपर की तरफ वो कितना है इसमें, और इसका आंसर कितना है, ठीक है।